खबर कट टू कट के पहले सुपर स्पेशल में आपको दिखाते हैं चीन का जासूसी वायरस, जिसको 10 जून को भारत बांग्लादेश सीमा पर डिटेन कर लिया गया। बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बीएसएफ ने एक ऐसे चीनी जासूस को गिरफ्तार किया है जो पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में जासूसी को अंजाम दे रहा था। जासूसी के इस कांड का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 2 साल में 1300 भारतीय सिम चीन भेजे। फिलहाल चीन की इस साजिश पर नकेल कसी जा चुकी है। कोरोना काल, ड्रैगन का जासूसी जाल, जासूसी की साजिश, वुहान टू गुरुग्राम, पासपोर्ट, 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 बांग्लादेशी सिम, 1 हिंदुस्तानी सिम, 2 चाइनीज सिम, 2 पेन ड्राइव, 3 बैटरी, मनी ट्रांजैक्शन मशीन, इन सब सामान के साथ बांग्लादेश से पकड़ा गया एक चीनी नागरिक। नाम है हान जुनवे और इस पर शक है चीन के लिए भारत में जासूसी करने का। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ करते हुए हान जुनवे पकड़ा गया था, तो उससे ठीक पहले यूपी एसटीएफ ने एक और चीन के संदिग्ध नागरिक को धर दबोचा था। एसटीएफ ने लखनऊ से हान के साथी जियांग को गिरफ्तार किया था। 2 चीनी नागरिक, दोनों के पास जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा है इनकी प्रॉपर्टी से जुड़ा। अब तक की जांच में सामने आया है कि हान गुरुग्राम में एक होटल ऑपरेट करता था। गुरुग्राम के इसी होटल की जानकारी सामने आते ही शक की सुई घूमी और कुछ सवाल पैदा हुए। एक होटल का ऑपरेटर आखिर बॉर्डर से इलीगल घुसपैठ करके क्यों भारत में घुस रहा था? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते हान ने बांग्लादेश का वीजा लिया और फिर मालदा से घुसपैठ करने की कोशिश की? न्यूज़ नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक हान जुनवे के होटल में काम करने वाले ज़्यादातर चीनी नागरिक थे। ये होटल वो पिछले कई साल से चला रहा था। एटीएस को आशंका है कि ये लोग पीएलए से ताल्लुक़ रखते हैं और पीएलए के इशारे पर ही हिंदुस्तान में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। हान जुनवे की गिरफ्तारी के तार सीधे तौर पर लखनऊ में गिरफ्तार किए गए दूसरे चीनी नागरिक जियांग से जुड़ते हैं, क्योंकि जियांग ही वो कड़ी है जिसके जरिए भारतीय सुरक्षा बलों के हाथ हान तक पहुंचे। आखिर हान ने घुसपैठ क्यों की और उसका इरादा क्या था, इसको भी खंगालेंगे, लेकिन पहले समझिए आखिर कौन सी थी वो बिसात जिसे बिछाकर हान भारत तक आना चाहता था। सबसे पहले हान जुनवे 2 जून को बीजिंग से बांग्लादेश की राजधानी ढाका आया। ढाका से ये आगे बढ़ा और फिर छापा नवाबगंज की सोना मस्जिद में 8 से लेकर 10 जून तक ठहरा। सोना मस्जिद से ही इसने मालदा बॉर्डर से घुसपैठ का सफर शुरू किया। चोरी छिपे भारत आने की वजह थी भारत का वीजा नहीं मिलना, क्योंकि हान जुनवे और उसकी पत्नी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में केस दर्ज है। जनवरी 2021 में यूपी एटीएस ने नोएडा से अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों का एक 16 सदस्यीय गैंग पकड़ा था। इस गैंग में 2 चाइनीज नागरिक भी गिरफ्तार हुए थे और इस गैंग के पास से 500 प्री एक्टिवेटेड इंडियन सिम कार्ड बरामद हुए थे। ये गैंग जब पकड़ा गया था तो दोनों चाइनीज नागरिकों ने खुलासा किया था कि उनके संपर्क में गुरुग्राम में एक होटल चलाने वाला चाइनीज दंपत्ति भी है, लेकिन यूपी एटीएस उस चाइनीज दंपत्ति तक पहुंच पाती उससे पहले ही चाइनीज दंपत्ति गुरुग्राम छोड़कर चीन फरार हो गया था। और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि 10 जून को बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर जिस हान जुनवे को पकड़ा है, ये वही व्यक्ति है जो गुरुग्राम में होटल चलाता था अपनी बीबी के साथ। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हान जुनवे का रैकेट हर महीने भारत से 10 से 15 भारतीय सिम कार्ड चीन भेजता था। इन लोगों ने जो फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे उसके जरिए ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। अब सवाल ये, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हान जुनवे भारत में चीनी जासूसों के नेटवर्क की फंडिंग कर रहा था? क्या भारत में हान जुनवे के होटल और उससे जुड़े कर्मचारियों का भी कथित जासूसी नेटवर्क से कोई लिंक है? हान जुनवे के पास से बरामद अमेरिकी डॉलर भी इशारा करते हैं कि वो किसी किस्म की फंडिंग में शामिल था। मनी लॉन्ड्रिंग और भारत में चीनी नागरिक का यूं कहें कि इतिहास भी सैकड़ों सवाल पैदा करता है। हान जुनवे तकरीबन 10 साल से लगातार चीन से भारत आ रहा था। हान जुनवे पहली बार साल 2010 में हैदराबाद आया था। उसके बाद से वो साल 2019 के बाद 3 बार दिल्ली और गुरुग्राम आ चुका है। हान जुनवे की कथित कमर्शियल एक्टिविटी गुरुग्राम तक सीमित थी, तो फिर हैदराबाद से उसका क्या कनेक्शन था? और सबसे ऊपर शक गहराता है उस शहर से जहां हान जुनवे छिपा हुआ था, यानी बांग्लादेश का चपाई नवाबगंज। चपाई नवाबगंज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का अड्डा माना जाता है। इस शहर को आतंकी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का गढ़ भी कहा जाता है। ढाका में गुलशन बेकरी ब्लास्ट के तार भी चपाई नवाबगंज के आतंकियों से जुड़े थे और जमात-ए-मुजाहिदीन का बंगाल का कमांडर सोहेल भी इसी शहर का रहने वाला था। बांग्लादेश का एक ऐसा शहर जिसे आतंकियों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ एक चीनी नागरिक का छिपकर रहना क्लियर कट सिग्नल है कि चपाई नवाबगंज में हान के मददगार पहले से मौजूद थे। तो क्या ये माना जाए कि हान जुनवे के आतंकी संगठनों से रिश्ते हैं?
क्या बांग्लादेश से भारत के खिलाफ आतंकी आग भड़काना हान जुनवे का मकसद था, या फिर हान जुनवे इन बांग्लादेशी आतंकियों के साथ मिलकर भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? ये किसी से छिपा नहीं है कि लंबे वक्त से पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों को चीन का सपोर्ट मिलता रहा है। चीन के जरिए ही इन आतंकी संगठनों ने हथियार और पैसा जुटाया और म्यांमार में अपने बेस बनाकर भारत में चंदेल जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दिया। बताया ये भी जा रहा है कि हान जुनवे के रैकेट ने पिछले 2 साल के अंदर 1300 से ज्यादा सिम कार्ड चीन भेजे थे। तो क्या वुहान के इस काले कैरेक्टर की गिरफ्तारी के मायने ये हैं कि चीन अब बांग्लादेश के आतंकियों के जरिए भारत को टारगेट करना चाहता है? क्या पाकिस्तान की तरह अब चीन भी भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को धार देने की फिराक में है? पिछले 4 महीने में ये दूसरी बार है जब गैर कानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में आवाजाही करते हुए चीनी नागरिक पकड़े गए। इसी साल मार्च के महीने में 2 चीनी नागरिक फर्जी आधार कार्ड के साथ बागडोगरा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए थे। दोनों ही चीनी नागरिक वीज़ा समाप्त होने के बावजूद भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। मुंबई का मूसलाधार मॉनसून पूरा देश 4 दिन से देख रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई में आसमान से सिर्फ पानी नहीं बल्कि उसके साथ बीमारी भी बरस रही है। जी हां, लगातार बरसात के चलते मुंबई में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की आशंका प्रबल होती जा रही है। खतरा इतना बड़ा है कि बीएमसी को एडवाइजरी जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या है यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कैसे फैल सकता है इसका संक्रमण? देखिए हमारी अगली कट टू कट स्पेशल रिपोर्ट। बारिश के पानी में पांव पड़ा तो बीमारी, बारिश का पानी बदन पर लगा तो बीमारी, बरसाती पानी के संपर्क में आए तो बीमारी। तो यह है वो खतरा जो कोरोना और फिर मूसलाधार बरसात के बाद अब मुंबई के सिर पर तलवार बनकर लटक रहा है। और इस बैक्टीरियल बीमारी का नाम है लेप्टोस्पिरोसिस। यही है वो बीमारी जिसे लेकर बीएमसी ने मुंबई वालों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में साफ साफ चेताया गया है, मुंबई में हो रही बरसात और आने वाले दिनों में भारी बारिश के अनुमान के बाद मुंबई में लेप्टोस्पिरोसिस के केस बढ़ सकते हैं। अगर लोग पानी से भरे रास्तों या ऐसे जलभराव से निकले जहां जानवर मौजूद हों तो लेप्टोस्पिरोसिस होने के चांस बढ़ सकते हैं। सभी से अपील है कि जलभराव से निकलते वक्त गम बूट्स ही पहनकर निकले। लेप्टोस्पिरोसिस ने अब तक मुंबई में कितना संक्रमण फैलाया है ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए ये बीमारी होती कैसे है और क्या है इस बीमारी के लक्षण। अगर किसी सड़क या मैदान पर जलभराव है और वहां कोई जानवर आकर अपना मल या मूत्र छोड़ दे तो उस जानवर के यूरिन का बैक्टीरिया भरे हुए पानी में छूट जाता है। ये बैक्टीरिया कुछ हफ्तों से लेकर महीने भर तक उस पानी या फिर उस जगह की मिट्टी में जिंदा रहता है और जैसे ही इंसान इस संक्रमित पानी के संपर्क में आता है तो उसे लेप्टोस्पिरोसिस अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। जो संक्रमित जानवर हैं जैसे कि चूहा, कुत्ता, बिल्ली या जो फार्मिंग एनिमल्स हैं, इनकी यूरिन में ये कंटेमिनेशन हो सकता है। बारिश के मौसम में ये ख़तरा बढ़ जाता है क्योंकि बारिश के बाद अगर वाटर लॉगिंग हुई, पानी कहीं पर इकट्ठा हुआ और उस पानी में वो कंटेमिनेटेड यूरिन हुई तो ये यूरिन आदमियों के शरीर में जाने की कोशिश करती है। एक बार बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी त्वचा या यूं कहें कि शरीर में इसके लक्षण हावी होने लगते हैं। माइल्ड लेप्टोस्पिरोसिस के लक्षणों में तेज बुखार आना, लगातार ठिठुरन होना, तेज सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टियां शामिल हैं। अगर शरीर के अंदर लेप्टोस्पिरोसिस का इन्फेक्शन बढ़ जाए तो संक्रमित इंसान को जॉन्डिस, आंखों में जलन और आंखों का लाल होना, पेट में तेज दर्द और किडनी में इन्फेक्शन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि लेप्टोस्पिरोसिस का इलाज मौजूद है, लेकिन अगर वक्त रहते बीमारी के लक्षणों को ना पहचाना जाए या फिर इलाज में देरी की जाए तो ये किडनी फेलियर को भी अंजाम दे सकता है, जो इंसान की मौत की वजह बन सकता है। इसके 3 ग्रेड हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। माइल्ड में ये होता है कि आप एक बार किसी स्टैग्नेंट वाटर के थ्रू चले गए लेकिन स्किन में कहीं कोई चोट नहीं लगी है तो खतरा सबसे कम है। मॉडरेट में ये है कि आपकी स्किन में कहीं चोट है और आप उस पानी से होके निकले, स्टैग्नेंट वाटर से आपने ट्रैवल किया है तो आपको मॉडरेट रिस्क है। और तीसरा सीवियर, अगर आप उस स्टैग्नेंट पानी में कई बार निकल रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं, या आप खेती वाला जो काम कर रहे हैं जहाँ पर सॉइल है वो अगर वो इन्फेक्टेड है तो जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। पिछले 2 साल के अंदर मानसून के दौरान मुंबई में लेप्टोस्पिरोसिस के तकरीबन 100 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि आंकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन कोविड से अब तक मुक्ति नहीं मिली। ऐसे में बीएमसी और सरकार ये नहीं चाहती कि दूसरे किस्म के इन्फेक्शन या बीमारियां भी मुंबई को अपना घर बना लें। न्यूज़ नेशन।
सागर धनखड़ हत्या के मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशील कुमार जेल में बंद है। सुशील को खुद के अपनी जान का खतरा सता रहा है, लेकिन सोनू महाल की माने तो सुशील कुमार दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में अपना दबदबा चाहते थे, क्योंकि 4 मई की रात वाला उनका अंदाज पहलवान का कम बल्कि एक डॉन का लग रहा था, जो हाथों में पिस्टल लेकर बार बार मौत का पैगाम दे रहा था। इज्जत नहीं, खौफ चाहता है पहलवान। रिंग का खिलाड़ी बन गया है पिस्टल वाला डॉन। सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में जेल की काल कोठरी में बंद सुशील कुमार के बारे में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और हर एक खुलासा खुद ब खुद कहता है सुशील का टारगेट अखाड़ा नहीं, अंडरवर्ल्ड। छत्रसाल स्टेडियम के इस वीडियो में सुशील और उसके गुर्गों के हाथों 2 लोग निपटे नजर आ रहे हैं। पहला है सागर धनखड़, जिसकी मौत हो गई, और दूसरा सोनू महाल, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी सोनू महाल ने अब मीडिया को बताया है उस रात का सच, जब सुशील एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कुख्यात डॉन नजर आ रहा था। सुशील पहलवान और उसके साथियों ने शालीमार से पहले अमित और शालीमार बाग से अमित और रविंदर को अगवा किया। उसके बाद मॉडल टाउन इनके फ्लैट पर पहुंचे और जब इनको अगवा करके यानी कि फ्लैट से पिस्तौलों के दम पर उतारा गया कि नीचे पहलवान जी अपनी गाड़ी में बैठे हैं होंडा सिटी में, और उसके बदमाश इनको लेकर नीचे आए और वहां पर जब गाड़ी में इनको छत्रसाल स्टेडियम ले जाया जा रहा था तब बताया गया कि सुशील पहलवान का रवैया बिल्कुल डॉन जैसा था। उसके हाथ में पिस्टल थी, वो बार बार वो पिस्टल उनके माथे पर लगा रहा था, यानी कि सोनू महाल और सागर धनखड़ के माथे पे बार बार वो पिस्टल पॉइंट करके ये बोल रहा था कि तुम्हें गोली मार दें। इतना ही नहीं, सोनू महाल ने पुलिस की पूछताछ में एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसका सागर धनखड़ की मौत से अभी कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। सोनू महाल ने सुशील के ससुर और उनके गुरु सतपाल सिंह पर भी संगीन आरोप चस्पा किए। हत्याकांड के चश्मदीद सोनू महाल के बयान में सतपाल गुरुजी का भी नाम आया है। सतपाल गुरुजी जिसने सुशील पहलवान का करियर बनाया, सतपाल गुरुजी जिसने अपनी बेटी से सुशील पहलवान की शादी करवाई, और अब सोनू महाल का कहना है कि सुशील पहलवान ने जब छत्रसाल स्टेडियम में इस पूरे घटना वारदात को अंजाम दिया तो वह बार बार एक बात कह रहा था कि सतपाल गुरुजी ने पूरी सेटिंग कर रखी है, डरने की कोई बात नहीं है। और सोनू महाल का यह बयान पुलिस इन्वेस्टिगेशन को जाहिर तौर पर कुछ अलग दिशाओं में भी आगे बढ़ाएगा। अगर सोनू महाल की जुबानी निकले ये खुलासे सच है तो सुशील के कैरेक्टर से जुड़े कुछ और संगीन पहलू बेपर्दा हो गए हैं, जिसमें पहला ये कि सुशील का एक ही मकसद था, दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में अपनी पैठ और ताकत बढ़ाना, और दूसरा ये कि सुशील के हाथ उसके करीबी भी बदमाशी के अखाड़े में अपना हाथ आजमाना चाहते थे। सागर धनखड़ की हत्या के मामले में पुलिस तेजी के साथ जुटी। पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस ने कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सुशील कुमार पर उठ रहे हैं कि कैसे एक शख्स ने पहलवानी जैसे पेशे को गैंगस्टर की भेंट चढ़ा दी, और डॉन बनने का सुशील पर जो नशा सवार हुआ उसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। 15 हाथियों की भागम भाग ने चीन के लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। चीन के इन हाथियों ने करीब $10 लाख का नुकसान कर दिया है, लेकिन हाथी इन दिनों खूब वायरल भी हो रहे हैं और इनकी तस्वीरों को खूब शेयर भी किया जा रहा है, लाइक भी किया जा रहा है। पंद्रह हाथियों का झुंड, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर, न कोई मंजिल न कोई ठिकाना। आखिर इन हाथियों को कहां है जाना? जी हां, 15 हाथियों का ये वही झुंड है जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। टीवी से लेकर ट्विटर तक हर जगह बस इन्हीं की चर्चा है, और इन सुर्खियों की वजह है हाथियों का नॉन स्टॉप सफर। चीन के वाइल्ड लाइफ रिजर्व से निकले ये सभी हाथी लगातार उत्तर की दिशा में चलते जा रहे हैं। अब इन हाथियों ने 15 महीने में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है, लेकिन इनके कदम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। हैरानी की बात यह है कि आज तक हाथियों के इतने लंबे सफर का जिक्र कहीं नहीं मिलता। इन हाथियों के झुंड में 6 हथनी, 3 हाथी और 3 किशोर हाथी और 3 बच्चे शामिल हैं।
सभी कदम ताल करते हुए बस चले जा रहे हैं। हाँ, अगर थक जाएं तो ये हाथी थोड़ा आराम जरूर कर लेते हैं, लेकिन थकान मिटाने के बाद फिर से ये हाथी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। पूरी दुनिया हैरान परेशान है, कोई नहीं समझ पा रहा है ये हाथी आखिर जा कहां रहे हैं। हाथियों का झुंड आखिर किस मिशन पर निकला है? नॉन स्टॉप चले जा रहे इन हाथियों की मंजिल क्या है? आखिर इन हाथियों के सफरनामे का रहस्य क्या है? सवाल बहुत है, लेकिन इन सवालों का कोई ठोस जवाब फिलहाल नहीं है। तो खबर कट टू कट में इतना ही।